तो आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले झारखंड बोर्ड क्लास 12 बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए 18 और 20 फरवरी को दोस्तों जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर रहने वाला, ठीक है। उसके लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग 300 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और 300 में 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस आपका यहीं से आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो वीडियो पे दोस्तों कंप्लीटली बना रहेगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 300 में 30 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू फिक्स रहने वाला है यहाँ से। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि इस बार आप लोग 12th में सपोर्ट नहीं करे, ठीक है। तो चलिए फाइनल वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिए। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं और 300 का महामुकाबला आज की इस वीडियो में हम लोग करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देखिए। 300 में 30 क्वेश्चन से यहीं से आएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? तो अर्थव्यवस्था के अंदर दोस्तों साधनों का आवंटन, साधनों का कुशलतम आर्थिक विकास, ये सारा दोस्तों अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दिया? ठीक है, धन संबंधी जो परिभाषा दोस्तों ये कौन दिया था? तो जो अर्थशास्त्र के जो जनक है एडम स्मिथ, यही ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है 3, कौन कहता है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया? ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों माइक्रो और मिक्रो शब्द का जो प्रयोग है ये आपका रेगनर फ्रिश ने किया था, क्योंकि यही जो है अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा था, एक व्यष्टि एक आपका समष्टि। और व्यष्टि मतलब होता है छोटा, समष्टि मतलब होता है बड़ा। तो यही जो है क्या किया था, तो बांटा था और माइक्रो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है? आर्थिक क्रिया प्रकार कौन है? उत्पादन, विनिमय, उपभोग, ये सारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक समस्या को दर्शाने वाला वक्र को क्या कहते हैं? तो आर्थिक समस्या को जो वक्र दर्शाए दोस्तों इसको हम लोग उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जाने जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद आप लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो 6 नंबर आपका कहता है उत्पादन संभावना वक्र का जो ढाल कैसा होता है? तो देखिए जो उत्पादन संभावना जो वक्र है ये आर्थिक समस्या को दर्शाता है, लेकिन इसका जो वक्र है दोस्तों ये आप सभी का बाएं से दाएं की ओर होता है। बाएं से दाएं बोले तो ये ऑप्शन नंबर ए बाएं से दाएं, ठीक है 6 का। इसके बाद देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है। तो अवसर लागत का जो वैकल्पिक नाम हो जाएगा ये आप सभी का आर्थिक लागत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है आर्थिक समस्या मूल रूप से किस तथ्यों की समस्या है? तो आर्थिक समस्या दोस्तों मूल रूप से आपका कौन सा फैक्टर, तो ये आपका चुनाव किया कि कैसे चुना जाए, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको देखिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 नंबर कहता है निम्न से कौन उत्पादन के साधन है? उत्पादन के साधन कौन जगह है? तो उत्पादन दोस्तों भूमि, श्रम, पूंजी, ये तीनों दोस्तों आपका उत्पादन का साधन, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त तो सभी। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। तो 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है और इसमें दोस्तों आप नहीं बल्कि सरकार के द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। तो 10 का सी हो जाएगा। तो अभी तक हम लोग जो है 300 में से 10 क्वेश्चन को देखेंगे, 290 अभी और भी आपका बचा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सर जी बोलिएगा कि फिर से आपका 1 2 3 चल रहा है, तो देखिए नंबरिंग पर आप लोग मत जाइएगा, ठीक है। टोटल मैं 300 क्वेश्चंस करा के रहूंगा, आप लोग गिनना है तो आप लोग गिन सकते हैं, ठीक है। नंबरिंग पे मत जाइए, क्वेश्चंस को देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है। पहला नंबर, ठीक है, यानी कि आप सभी का 11वां नंबर, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, उपभोक्ता मतलब एक व्यक्ति के लिए बात हो रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति के लिए बात हो तो आप लोग कहिएगा ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में इसका होता है अध्ययन, ठीक है, कि किसी वस्तु के अंदर छुपा हुआ गुण जो मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है। मान के चलिए कि कोई वस्तु है, जैसे कि आपका 4-5 गो रोटी है जो कि आपको भूख लगल है, ठीक है, इस 4-5 गो रोटी को आप लोग खा लीजिएगा तो आपका क्या होगा, मानवीय आवश्यकता जो है पूरा हो जाएगा, आपका जो आवश्यकता था भूख मिटाने का वो आपका पूरा हो गया और आप संतुष्ट हो गए। तो इसको दोस्तों हम लोग यूटिलिटी के नाम से जानते हैं, उपयोगिता के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको देखिए 3 नंबर, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? जब कुल उपयोगिता ज्यादा होगा तो सीमांत उपयोगिता हमेशा आपका क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। जहां पर कुल उपयोगिता सबसे ज्यादा, सीमांत उपयोगिता वहां पर आपका शून्य होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिएगा निम्न में से किसे गॉसेन का प्रथम नियम कहा गया है? तो दोस्तों गॉसेन का जो प्रथम नियम की बात की जाए तो आप लोग बोलिए सीमांत उपयोगिता का ह्रास नियम। गॉसेंस का दूसरा नियम की बात की जाए तो आप लोग कहिएगा सीमांत उपयोगिता नियम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसे डी हो जाएगा, ठीक है, दूसरा नियम।
5 नंबर क्वेश्चन है सीमांत उपयोगिता को ज्ञात किया जा सकता है। तो सीमांत उपयोगिता को आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो हम लोग ज्ञात करते हैं सीमांत उपयोगिता को टोटल, ठीक है, टोटल यूटिलिटी बाय, ठीक है, आप सभी का कितना क्वांटिटी है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका 6 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है उपयोगिता की मुख्य विशेषताएं कौन सी है। उपयोगिता के जो मुख्य विशेषता है, एक मनोविज्ञान का धारणा करना, उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, उपयोगिता का व्यवहारिक, ठीक है, होती है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आप लोग बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड वायरल क्वेश्चन, जिसका आंसर होगा हिग्स एंड एलन। ये आपका क्रमवाचन का क्या था, और मार्शल दोस्तों आपका गुणवाचक का क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका था गुणवाचक का। देखिए हर एक आंसर को आप लोग दिमाग में फिट कर लीजिएगा दोस्तों, मैं गारंटी लेता हूँ 30 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। किसी एक वस्तु के सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाले उपयोगिता का योग क्या कहलाता है। किसी एक वस्तु से उपयोग होने वाले, ठीक है, सभी जो योग, सभी योग बोला, सभी योग मतलब टोटल, टोटल, ठीक है, सभी योग मतलब टोटल, टोटल आपको हिंदी में हम लोग कहते हैं कुल, इसका हो जाएगा कुल उपयोगिता, राइट आंसर। आगे बढ़ेगा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर कहता है जब कुल उपयोगिता घटने लगती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है। देखिए जब से आपको बता दें कि कुल उपयोगिता जैसे ही आपको पता है कि सबसे ज्यादा हो तो वहां पर सीमांत उपयोगिता क्या होगा, 0 होगा। लेकिन कुल उपयोगिता जैसे आप लोग घटेगा तो दोस्तों सीमांत उपयोगिता आपका क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दिस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में 10 नंबर, अधिमान वक्र होता है। तो अधिमान वक्र आपका कैसा होता है, तो ये मूल बिंदु के 69 होता है, यानी कि इसका मूल बिंदु जो आपका होता है, ठीक है, उसके 69 होता है, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए नंबर इज द करेक्ट आंसर। इसका देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्या कहता है दोस्तों कि अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर 69 होती है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों ये सीमांत प्रतिस्थापन की दर से क्या होती है, घटती हुई रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देख लिए, इसका हम लोग चलिए इधर का पार्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब रहा ये इधर का पार्ट, तो इधर का पार्ट में दोस्तों आपका जो है 12 नंबर का जो क्वेश्चन कहता है अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी, ठीक है। अधिमान वक्र जब सीधी रेखा कब होगी, तो सीधी रेखा कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जब ये तभी होगा क्योंकि सीमांत जो प्रतिस्थापन की दर कांस्टेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, तभी आपका सीधी रेखा होगी। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कहता है बजट का ढाल कैसी होती है। तो जो बजट होगा दोस्तों आप लोग हमेशा याद रखिए, इसका ढाल हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक। और जितना आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों, इसमें से कई क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप लोग विश्वास नहीं तो क्वेश्चन एग्जाम का उठा के देखिए प्रीवियस ईयर। बजट रेखा की ढाल होगी, बजट रेखा का ढाल कैसा होगा, तो आप लोगों को पता है माइनस पी एक्स से बाई पी वाई, ठीक है, माइनस पी एक्स बाई पी वाई, ये आपका बजट रेखा का ढाल होता है, ठीक है, क्योंकि ये ऋणात्मक होता है। अब बजट रेखा का अगर आप लोगों को समीकरण पूछा जाए तो समीकरण आप लोग याद रखिएगा कि P1x1 माइनस P2x2 माइनस नहीं प्लस, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि बजट अपने बाईं ओर विवर्तित होगी तब। तो बाईं ओर विवर्तित कब होगी, तो बाईं ओर जब विवर्तित होगी इसका मतलब है कि उपभोक्ता की आय में क्या होगी, कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब 17 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, मान चलिए रख दिया है अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन का उस बिंदु पर क्या होगा। अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर क्या होगा, तो ये दोस्तों आपका एम आर एक्स वाई जो है ये आपका पी एक्स बाई पी वाई के बराबर होगा। अधिमान वक्र मूल बिंदु की ओर 69 होती है, ये आपको पता है, ठीक है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सी तथा ए दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता के पास 2 आम और तथा, ठीक है, केला के 2 संयोग है, जिसमें दोस्तों आम में आपका 5 ए में आपका 5 आम है 2 केला, बी में 5 आम 3 केला है। तो उपभोक्ता दोनों संयोग के बीच तटस्थ हो सकता है या नहीं। देखिए तटस्थ तब होता है जब ये आपका संख्या आपका बराबर होता है, इसका मतलब ये संख्या गलत है, बराबर नहीं है, ठीक है। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19 नंबर, मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, ठीक है। तत्व कौन है, मांग को कौन प्रभावित कर सकता है, तो कीमत बनने से मांग कम होगा, उपभोक्ता की रुचि, अगर रुचि नहीं तो मांग कम होगा, आय में परिवर्तन, पैसा नहीं है तो मांग नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। एक क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की मांग डी इक्वल टू इतना है, ठीक है, तो वस्तु की कीमत 1 रुपया, यानी कि प्राइस आपका कितना है 1 रुपया, तो वस्तु की मांग कितनी होगी। तो डिमांड पूछा तो डिमांड पहले से आपका दे दिया 10 माइनस 5, ठीक है। पी प्राइस कितना है 1 रुपया है, तो 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 5, करेक्ट आंसर। 5 कहाँ दिख रहा है, तो 5 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
21 नंबर क्वेश्चन से दोस्तों कहता है कि कॉफी के मूल्य बढ़ने से, ठीक है, चाय की मांग क्या होगी? तो कॉफी के मूल्य बढ़ेगा तो चाय क्या होगा? तो ये बढ़ेगा, क्योंकि कॉफी और चाय क्या है? एक पूरक वस्तु है, ठीक है, पूरक वस्तु है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ठीक है, प्रतियोगी वस्तु, यानी कि एक की जगह दूसरे हम लोग काम चला देंगे तो यहाँ पर बढ़ेगा। ऐसी वस्तु जिसका एक दूसरे का स्थान पर, ठीक है, उपयोग किया जाता है, इसको हम लोग कहते हैं स्थानापन्न वस्तु। और जैसे कि स्थापना वस्तु का जो उदाहरण दोस्तों आपका चाय तथा कॉफी, जैसे यहाँ पर हम लोग देखे, ठीक है। दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर से बोलिएगा सर जी 1 नंबर से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर है 2 नंबर है, क्वेश्चंस को देखिए, ठीक है। आघात को निर्गत में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम लोग उत्पादन कहते हैं, ठीक है। आघात को निर्गत में परिवर्तन की दर को उत्पादन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। फॉर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से राशि क्या प्राप्त होता है? मान चलिए कोई फॉर्म है, कोई गोदाम है, इसके द्वारा जो भी वस्तु है, आम, केला, सेब, अनार, इसको बाजार में बेच दिए, तो बाजार में बेचे तो इस राशि को क्या कहेंगे? इस राशि को हम लोग आगम कहेंगे। आगम मतलब हमको मिला, निर्गत मतलब हम लोग को गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए 3 नंबर कि आगत और निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहते हैं? आगत और निर्गत के बीच के तकनीकी संबंध को हम लोग उत्पादन फलन के नाम से जानते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है कि उत्पादन फलन जैसे ऐसे, तो क्यू क्या प्रदर्शित करता है? तो क्यू इक्वल टू जो आपका फंक्शन है एल कोमा के है, तो क्यू आपका क्या करेगा? उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा, कितना मात्रा आपको उत्पादन में होता है, ठीक है। जैसे कि एल और के है तो यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। उत्पादन के 2 कारणों के विभिन्न संयोग से किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा में परिवर्तित, ठीक है, प्रदर्शित करने वाले वक्रों को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं संपोदक वक्र, ठीक है, संपोदत्पाद वक्र, ऑप्शन नंबर ए। और इसी प्रकार से पूछा है कि अगर ये 2 रेखाओं के बीच की दूरी का व्यक्त करती है तो ये क्या कहलाएगी? तो ये दोस्तों उत्पादन स्तर में अंतर कहेगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका अगर आप लोग कोशिश देखिएगा तो कोशिश करता है कि जिस समय अवधि में, ठीक है, उत्पादन के साथ जो है सभी साधन परिवर्तनशील हो। अगर मान चलिए उत्पादन का सभी साधन परिवर्तन, सभी मतलब कि ऑल अगर परिवर्तन हुआ तो इसको हम लोग दीर्घकाल में मानेंगे, दीर्घकाल में, ठीक है, क्योंकि दीर्घकाल उत्पादन फलन में ही इसका जो सभी साधन परिवर्तनशील होता है और अल्पकालीन में आपका एक होता है, आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि उत्पादन के आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्तन आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है? तो ये आपका अल्पकाल से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आगे आप लोग बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो 9 नंबर। तो ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध किससे? तो ह्रासमान सीमांत उत्पादन का जो संबंध है दोस्तों ये भी आपका अल्पकाल से है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आगे का जो क्वेश्चन से आपसे पूछ रहा है कि एक परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पादन वक्र उल्टा यू आकार का होता है। उल्टा यू आकार का मतलब कैसे होगा, क्यों होगा? तो उल्टा यू आकार कहने का मतलब है कि परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण, ठीक है, जो अनुपात का जो नियम है इसी के कारण जो है सीमांत उत्पादन का वक्र हमेशा उल्टा यू आकार का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होगा? औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर हमेशा तब होगा जब औसत उत्पादन अधिकतम होगा। औसत उत्पादन जब ज्यादा होगा तब ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आप लोग नीचे हमेशा कमेंट कीजिएगा। और आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, ठीक है। इसके बाएं ओर वाला भी देख लेते हैं, बाएं ओर यहाँ से। तो दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट आप क्वेश्चन कहता है उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पाद शून्य होता उस स्तर को कुल उत्पाद क्या होगा? तो जहां पर शून्य का कुल उत्पाद हमेशा क्या होगा? तो ये अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आप लोग को पता है कुल उत्पाद जहां पर, ठीक है, जब कुल उपयुक्त तो जहां पर अधिकतम होता है वहां पर सीमांत उत्पाद क्या होती है? शून्य होती है। तो यहाँ पर सीमांत उत्पाद है और कुल उत्पाद है, तो कोई दिक्कत, उपयोगिता दे उत्पाद है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए अधिकतम। किसी परिवर्तन साधन एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा? तो ये आपका हमेशा होगा एल क्यू बाई एल, क्यू बाई एल, क्यू बाई एल, ऑप्शन नंबर ए। इसका देखिए 14 नंबर क्वेश्चन से परिवर्तन साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? जहां कुल उत्पादन दिखे बोलेगा सीमांत उत्पादन। क्या? सीमांत उत्पादन, क्योंकि यह हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक है। आगे बढ़िए पैमाने का प्रतिफल नियम का संबंध दोस्तों। पैमाने का प्रतिफल नियम हम आपको बताएं ना, दीर्घकाल, दीर्घकाल, दीर्घकाल ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दीर्घकाल के सभी साधन क्या होती है? परिवर्तन होती है। तो इसको हम लोग पैमाने का प्रतिफल नियम के नाम से जानते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन है जब उत्पादन के सभी आगतों में अनुपातिक वृद्धि करने से, ठीक है, उत्पादन के अनुपातिक वृद्धि में कम अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे क्या कहते हैं? और इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? तो पैमाने का ह्रास प्रतिफल नियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी।
आगे का क्वेश्चन दोस्तों कहा है कि किसी वस्तु के उत्पादन के लिए उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को क्या कहेंगे। मान चलिए कि कोई उत्पादन उसके आगत बोले तो सर जी उस पर कोई आप खर्च लगाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, लागत कहेंगे। ठीक है, मान चलिए कोई काम करे तो उस पर आप क्या कीजिएगा, खर्च कीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, लागत बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अपरवलय होगा। तो अति परवलय किसका आकार होता है, तो औसत स्थिर लागत का अति परवलय आकार होता है। और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि उत्पाद है, ठीक है, औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होगा। इसमें औसत लागत है और सीमांत लागत है, तो औसत लागत सीमांत लागत से कम अधिक होगा तो जब औसत लागत न्यूनतम होगी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से 20 नंबर दोस्तों कहता है अल्पकालीन औसत लागत वक्र योकार का है, तो यो क्यों योकार का होता है। तो अल्पकालीन औसत लागत, अल्पकालीन स्थिर लागत तथा औसत लागत का योग होती है। परिवर्तित अनुपात का नियम लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अल्पकालीन में क्या होता है, परिवर्तन अनुपात का नियम। दीर्घकाल में आपका पैमाने का प्रतिफल नियम नाम हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या बोलता है कि किसी बाजार में एआर वक्र एक्स के समांतर क्या होती है। एआर वक्र दोस्तों एक्स के समांतर कौन सा बाजार में होगा, तो ये आप सभी का पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किस बाजार में एआर एमआर के बराबर होगा, औसत उत्पाद मार्जिनल जो है, ठीक है, रेवेन्यू के बराबर कहाँ होगा, और औसत रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर कब होगा, तो ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म का लाभ निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करने में अधिकतम करते हैं। तो अगर फॉर्म का लागत दोस्तों अधिकतम करना है तो आपको एम आर एम सी के बराबर होना चाहिए और एम सी का वक्र एम आर के नीचे कटे, तो यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। फॉर्म का संतुलन का प्रथम शर्त ये होता है कि जो मार्जिनल जो कॉस्ट होता है ये मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर हो। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा तभी आपका फॉर्म क्या होगा, संतुलित होगा, नहीं संतुलन होगा, बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है। सम विच्छेद बिंदु पर क्या उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है दोस्तों। सम विच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होगा जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के क्या हो, बराबर हो। टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होगा तभी होगा। ऑप्शन नंबर ए नंबर। इसके बाद है कि पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, तो पूर्ति आपका किसी समय की अवधि और कीमत दोनों से जुड़ी होती है, तो सी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों। वस्तु के पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से, वस्तु के पूर्ति के जो निर्धारित घटक है, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उत्पादन साधन की कीमत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयोग तो सभी। इसका दोस्तों एक क्वेश्चन आप सभी से कहा रहा है कि किसी पूर्ति के नियम को, ठीक है, पूर्ति के नियम को कौन सा फलन प्रदर्शित करेगा। तो पूर्ति के नियम को दोस्तों हमेशा बोलिएगा जो सप्लाई जो होगा ये फलन प्राइस के क्या होगा, इस प्रकार से होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये पूर्ति के नियम को क्या कर देगा, तो फलन को प्रदर्शित करेगा। अब आगे देखिएगा, आने बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध का व्यक्त हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे। धनात्मक संबंध का व्यक्त हो तो इसको हम लोग कहेंगे पूर्ति का नियम। क्या कहेंगे, पूर्ति का नियम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न कर लेगी, तो ये कौन बोला था, तो पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं उत्पन्न करेगी, ये आपका प्रोफेशनल जेबी से बोला था। ऑप्शन नंबर ए। आगे 11 नंबर जो क्वेश्चन आप सभी से बोलता है कि जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति से ज्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आगा। थोड़ा सा बोला है और ज्यादा हो जा रहा है, तो ठीक है, इसको हम लोग कैसा बोलेंगे, थोड़ा सा और ज्यादा हो रहा है तो इसको हम लोग जो है लोचदार बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को एक लाइक जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 12 नंबर कि जब किसी वस्तु की पूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन उसकी कीमत में होने परिवर्तन के अनुपातिक परिवर्तन में अधिक हो तो उसको पूर्ति की लोच किस प्रकार से होगी, कि जब ये आपका इकाई से अधिक होगा, जब एक से ज्यादा होगा तब, यानी ऑप्शन नंबर सी। यदि दोस्तों बोला जाए कि 40% की वृद्धि हो, ठीक है, अगर वस्तु की कीमत पर यानी कि प्राइस पर अगर आपका 40% की वृद्धि हो तो परंतु पूर्ति आपका, ठीक है, सप्लाई में तो मान चलिए कि 15% का वृद्धि होता है तो वस्तु की पूर्ति कैसी होगी, तो ये आपका बेलोचदार होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ गए। ये चित्र दोस्तों क्या प्रदर्शित करता है, ये आपका वाई है अक्ष, ये आपका एक्स अक्ष, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी है, ठीक है, और इस प्रकार से दिया है। तो यहाँ पर ये जो चित्र जो प्रदर्शित करेगा पूर्णतः लोचदार पूर्ति के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसी का जस्ट उल्टा आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित चित्र कैसे प्रदर्शित करेगा। ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, और यही सेम चीज को आपको पलट दिया है तो इसको हम लोग पूर्णतः लोचदार बोले, इसको हम लोग पूर्णतः बेलोचदार बोल देंगे। ठीक है,
पूर्णतः बेलोचदार कहने का मतलब है दोस्तों कि आपका जीरो के बराबर, ठीक है, जीरो के बराबर, जब इलेक्ट्रिसिटी आपका जीरो के बराबर हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, किस प्रकार के बाजार में, ठीक है, एक फॉर्म स्वीकारक होती है। एक फॉर्म स्वीकारक कहाँ पर होगा, तो आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, ऑप्शन नंबर है, क्योंकि यहाँ पर इसी के अनुसार आपका जो है क्या होगा, तो बाजार का कीमत भी, ठीक है, रहेगा, ठीक है। यदि एक फॉर्म का मांग वक्र सरल हो तो दोस्तों फॉर्म प्रचलित कीमत पर किसी भी मात्रा में क्या कर सकती है, बेच सकती है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। तो किसी भी वस्तु का मूल्य दोस्तों मांग और पूर्ति के द्वारा ही निर्धारित कर सकते हैं, इसके अलावा किसी के नहीं, ठीक है। क्योंकि जब आपको पता है कि मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है तो आपका कीमत बढ़ेगा, ठीक है। पूर्ति कम है, मांग, ठीक, पूर्ति ज़्यादा मांग कम है तो कीमत घटेगा। तो वस्तु का मूल्य इसी प्रकार से निर्धारित किया जाता है। बाजार मूल्य दोस्तों हमेशा ये अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। अल्पकालीन बाजार कैसे होती है आपको ना पता है। अल्पकालीन बाजार मतलब थोड़ा समय के लिए, थोड़ा समय के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा किसी वस्तु की कीमत मांग पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ये आपका मार्शल बोला था, ऑप्शन नंबर सी। संतुलन कीमत के निर्धारक घटक कौन से हैं, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों वस्तु की मांग, वस्तु की पूर्ति, ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और पूर्ति क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। जब भी आपको बोले निर्धारित कहां पर होगी कीमत, तो आपका वस्तु की मांग और पूर्ति जहां पर बराबर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित किसमें, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार दिया, तो आपका मार्शल ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। संतुलन की स्थिति में होता है, तो संतुलन की स्थिति में हम लोग हमेशा बोलेगा कि विक्रय की कुल मात्रा, ठीक है, खरीदने जाने वाली मात्रा की क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। संतुलन वाला अगर आपको क्वेश्चंस पूछे तो आप लोग जहां पर भी ऑप्शंस में बराबर है वही करिएगा, करेक्ट आंसर है। अब 8 नंबर क्वेश्चंस देखिए कि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यदि फर्म बाजार से ठीक है निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है तो संतुलन कम सदैव होगा, कैसे होगा, तो ये आपसे पूछा। तो ये दोस्तों आपका फर्मों के सीमांत उत्पाद, ठीक है, सीमांत और औसत लागत की क्या होगी, बराबर होगी। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति मांग से अधिक हो तो उस बिंदु पर बाजार में क्या होगा, तो अधिपूर्ति होगी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है अपूर्ण प्रतियोगिता में, ठीक है, अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है, तो सीमांत आगत वक्र और औसत आगत वक्र जो है तेजी से गिरता है नीचे की ओर। एकाधिकार मूल्य विभेद कहाँ पाया जाता है, तो ये दोस्तों मूल्य की शर्तें क्या, तो बाजार का अलग होगा, मांग की लोच में भिन्नता, क्रय शक्तियों में भिन्नता, ऑप्शन नंबर डी। अपूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कम होने पर बिक्री कैसा होगा, तो बिक्री हमेशा बोलेगा ये ज्यादा होगा। कीमत कम मतलब बिक्री ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अगर कम कीमत है तो सबको खरीदेगा। प्रतिस्पर्धा रहित बाजार में मांग का जो वक्र होता है औसत उत्पादन, ठीक है, औसत आगम के बराबर होगा, औसत आगम ए आर के बराबर। इसके बाद दोस्तों किसी बाजार में वस्तु का विभेद पाया जाता है। वस्तु विभेद बोलिएगा तो हमेशा एकाधिकार प्रतियोगिता में वस्तु विभेद पाया जाता है। एकाधिकार की विशेषता क्या है, तो यहाँ पर एक क्रेता होगा और अधिक आपका क्रेता होगा, माने आपका बेचने वाला एक और खरीदने वाला ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक अधिकारी प्रतियोगिता बाजार में संबंधित है, तो ये आपका वस्तु विभेद, ऑप्शन नंबर सी। आगे एक अधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो विक्रय लागत ये आपका नहीं है, ठीक है। निकट प्रतिस्थापन वस्तु किसी भी बाजार में पाए जाने वाले को क्या कहेंगे, तो निकट प्रतिस्थापन वस्तु, ठीक है। और इसकी बात की जाए तो आप लोग बोलिएगा एक अधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन में इज द करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछता है कि किसी बाजार में संरचना में केवल एक विक्रेता हो उसे क्या कहेंगे। एक विक्रेता इसका मतलब कि एकाधिकार, ठीक है, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने रख दिया गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, तो समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या है, तो अर्थव्यवस्था में रोजगार से, ठीक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर है जेम्स केन्स। कि सामान्य कीमत स्तर पर अध्ययन किया जाता है, तो सामान्य कीमत के लिए अगर बोला जाए दोस्तों तो आप सभी का ऑप्शन नंबर ए होगा समष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित की गई, जो है जेम्स किन्स के द्वारा, ये 1936 में किया गया। उद्यमी को प्राप्त होने वाले अंश को हम लोग क्या कहेंगे, उद्यम को जो प्राप्त होगा अंश उसको हम लोग लाभ कहेंगे, ऑप्शन नंबर सी। फर्म क्या है दोस्तों, तो फर्म ये आपका एक प्रकार का उत्पादक के रूप में काम करता है, ठीक है। इसके बाद अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सबसे पहले कौन किया, शुरू में बताते हैं रेगनर फ्रिश, ऑप्शन नंबर सी।
अर्थशास्त्र के जनक कौन है, हम आपको बताए थे ना, अल्फ्रेड मार्शल एडम स्मिथ, जो कि दोस्तों धन संबंधित परिभाषा दिया था। वाह्य क्षेत्र में संबंधित है, तो वाह्य क्षेत्र से संबंधित क्या है, तो आय तथा निर्यात, ठीक है। और इसके बाद जो आपका क्वेश्चन पूछा समष्टि अर्थशास्त्र के लिए मैक्रो का मतलब क्या होता है, मैक्रो मतलब समष्टि, समष्टि मतलब हम आपको बोले थे बड़ा, ठीक है, वैशिष्टि मतलब आपको बोले थे छोटा। इसका बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी का एक उदाहरण है, तो पूंजी का उदाहरण मतलब पूंजीगत, पूंजीगत मतलब पैसा कमाए जहाँ से, ठीक है। आप लोग कहाँ से पैसे कमा सकते, परिवार का उपयोग के लिए फ्री से पैसे कमाएंगे, नहीं। सिलाई मशीन से परिवार में उपयोग के लिए, ठीक है, ये बोला है, तो नहीं। तो सिलाई मशीन होगा, अगर दर्जी की दुकान पर उपयोग किया जाएगा तब इससे हम लोग पैसा कमाएंगे, ठीक है। किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती के लिए होता है, तो यहाँ पर ट्रैक्टर किस प्रकार की वस्तु का उदाहरण है, तो क्या उपभोक्ता वस्तु है, ठीक है, क्योंकि इससे आप काम कर रहे हैं। यदि दोस्तों अगर आपके बोला जाए कि 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपये है, तो यह रकम किस संकल्पना का उदाहरण है, तो ये आपका स्ट्रोक का है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आय के वृत्ताकार, ठीक है, प्रभाव मंडल में विक्रेता क्रेता की और वस्तुओं प्रभाव का उत्पादन क्या कहा, प्रभाव क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग वास्तविक प्रभाव कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। वस्तुओं तथा सेवाएं के प्रभाव में वृद्धि, ठीक है, हुए बिना मौद्रिक प्रभाव में वृद्धि को अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार का प्रभाव बोलते हैं, तो इसको मुद्रास्फीति बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। किसी देश में एक दिए हुए वर्ष के उत्पादन तथा साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम और सेवाओं का, ठीक है, बाजार को मूल्य में क्या कहा जाता है, तो सकल घरेलू उत्पाद, जिसको हम लोग जीडीपी के नाम से जानते हैं। अब आगे का क्वेश्चन से सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या मिलेगा, तो घिसावट व्यय मिलेगा, ऑप्शन समझ सी। राष्ट्रीय आय क्या, तो राष्ट्रीय आय दोस्तों आपका क्या है, तो ये साधन लागत का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद की गणना निम्न में से किसके मदद में शामिल नहीं की जाती है, तो जब भी हम लोग जीडीपी का गणना करते हैं तो हस्तांतरित भुगतान, हस्तांतरित भुगतान क्या होता है ना, जैसे किसी को पेंशन जो दिया जाता है बूढ़ा बूढ़ी को, तो उसको हम लोग कभी भी मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए, इसका हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट इधर वाला में है कि अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में आयात अधिक है, तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होगा, तो वहां पर दोस्तों यह जो अंतर होगा ये आप सभी का कैसे होगा, तो जो सकल घरेलू उत्पाद होगा ना, तो इसके तुलना में राष्ट्रीय जो उत्पाद कम होगा, यानी कि जीडीपी जो है गया ये आपका जीएनपी से क्या होगा, ये आपका कम होगा, ठीक है। आगे आप लोग बढ़ेगा, अप्रत्यक्ष कर में अनुदान सहायिका को घटाने से प्राप्त होगा, ये आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों से क्या जानकारी नहीं मिल सकती, तो रब भी राष्ट्रीय आय होगा, तो इसके माध्यम से हम लोग रोगों का आर्थिक कल्याण का कभी भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कीमत स्थिर पर दोस्तों राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है, कीमत स्थिर पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम वास्तविक राष्ट्रीय आय, ऑप्शन नंबर सी। जीडी, ठीक है, जीएनपी में दोस्तों अगर आपका डिफ्लेक्टर ज्ञात करना है तो इसका सूत्र होगा, जीएनपी का अगर सूत्र का ज्ञात करना डिफ्लेक्टर के लिए, तो यहाँ पर जो नॉमिनल जीएनपी और रियल जीएनपी को हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, तो विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम कौन है, तो आपका पोता है कि मुद्रा के द्वारा ही हम लोग किसी वस्तु को खरीद बिक्री कर सकते हैं। मुद्रा किसको दूर किया, तो वस्तु विनिमय प्रणाली कठिनाइयों को। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा का कार्य है, मुद्रा का कार्य क्या है, तो ये आपका विनिमय का माध्यम, ठीक है। निम्नलिखित में मुद्रा का गौण कार्य क्या है, तो ये भी आपका विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम मतलब कि हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं मुद्रा के द्वारा। निम्नलिखित में से मुद्रा का आस्मिक कार्य कौन है, आस्मिक कार्य दोस्तों आपका कौन सा है, तो यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा सामाजिक आय का वितरण, ठीक है, ये आपका आस्मिक कार्य है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, इसको कौन परिभाषित किया, मुद्रा वह जो मुद्रा का कार्य करे, तो हॉट विद दर्श ने आपका परिभाषित किया, ऑप्शन नंबर डी। किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, तो आपको पता आहरण पत्र, चेक, एटीएम, इनमें से सभी। मुद्रा के अस्थैंत्रिक और गुणात्मक कार्य का विभाजन किसने किया, तो आपका दोस्तों पॉल एजिंग ने किया था, ऑप्शन नंबर बी। जनता का बैंक कौन है, व्यापारिक बैंक, जहां से आप लोग लेन देन जमा पूंजी और पैसा में खाता में, ठीक है, पैसा को आप लोग जमा कर सकते हैं। व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य वही है, जमा पूंजी स्वीकार कर साख का निर्माण, ऋण देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। साख दोस्तों आपसे पूछा है कि साख मुद्रा का विस्तार होता है जब नगद कोष अनुपात सीआर, तो सीआर क्या होगा, ये आपका हमेशा घटेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखे और इसका हम लोग चलिए बगल वाला हिस्सा को भी देखिए लेते हैं। तो दोस्तों कोई दिक्कत आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, एक के क्वेश्चंस को मैं दोस्तों आपका कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। एटीएम का अगर पूरा रूप पूछा जाए तो आप लोग कहिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सेंट्रल बैंक क्या है, तो ये आपका व्यापारिक बैंक है, ठीक है। सेंट्रल बैंक को आप लोग कभी भी केंद्रीय बैंक मत बोलेगा, ठीक है।
तो सेंट्रल बैंक आपका एक नाम है जो कि व्यापारिक बैंक का नाम है। भारत का केंद्रीय बैंक निम्न में से कौन है? केंद्रीय बैंक दोस्तों आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, ओनली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, सॉरी, हाँ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका है व्यापारिक बैंक है, और भारत का केंद्रीय बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ठीक है। चलिए, केंद्रीय बैंक के जो है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो इसका काम दोस्तों आपका है नोट का निगमन करना, सरकार का बैंक है, और आप सभी का विदेशी विनिमय का कोषों को संरक्षण, ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा की जारी की जाती है? तो यह दोस्तों यहाँ पर चलन मुद्रा को द्वारा की जाती है, ठीक है, चलन मुद्रा जारी। रिजर्व बैंक का अगर आप लोग दोस्तों स्थापना पूछा जाता, आप लोग बोले 1935 में लोग रिजर्व बैंक का स्थापना किया, तो ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय बैंक का शाख नियंत्रण कौन करता है? तो यहाँ पर आपका बैंक के जरिए खुले बाजार प्रक्रिया के जरिए, सीआर के जरिए, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया? तो जेबीसे ने बाजार को प्रस्तुत किया। जेबीसे का बाजार नियम पर क्या लागू होता है? तो यहाँ पर मुद्रा का विनिमय, ठीक है, वस्तु का विनिमय और मुद्रा का विनिमय, ऑप्शन नंबर सी दोनों। प्रतिष्ठित सिद्धांत का यह मानकर चलता है कि जो कुछ बजाया जाता है वो पूर्ण विनियोग कर दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और बी, यानी कि अर्थव्यवस्था सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है और अति अथवा न्यून उत्पादन असंभव, ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। पूर्ति स्वयं मांग का सृजन कर लेगी, तो पूर्ति स्वयं मांग का सृजन कर लेगी, तो जेबीसी ने बोला था। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए ट्रेन इकोनॉमिक पॉलिटिक नामक पुस्तक कौन लिखा? तो ये भी आपका जेबीसी ने लिखा था। और फिर से आ गया जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक कौन लिखा? तो जेम्स किन्स ने लिखा, ऑप्शन नंबर बी। किन्स का रोजगार दोस्तों निम्नलिखित पर किरवा निर्भर करती है? तो प्रभावी मांग पर, ऑप्शन नंबर ए। एक खुली अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न से कौन सा तत्व है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, उपभोग, निवेश, सरकार व्यय और शुद्ध निर्यात, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किस तत्व के किन्स को स्थिर माना जाता है? किस तत्व में किन्स, ठीक है, किस तत्व को किन्स ने स्थिर माना? तो प्रभावी मांग को उन्होंने स्थिर मांगा। तो इस प्रकार से हो गया, और इसके बगल वाला पार्ट को हम लोग देखते हैं, और इसी प्रकार से दोस्तों आगे कुछ और प्रश्नों को देखेंगे, और 300 क्वेश्चन आपका कंप्लीट। 11 नंबर है कि एक निश्चित समय अवधि में अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो कुल मूल्य अगर आपसे पूछा तो समग्र पूर्ति है, ठीक है। केंद्रीय विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन का निर्धारक क्या है? तो सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, ये भी दोनों। आय के संतुलन स्तर पर क्या होता है? संतुलन हम आपको बोले ना, जहां पर बराबर दिखे, बराबर कहाँ दिख रहा है? यहाँ बचत और निवेश, ऑप्शन नंबर ए। आय एवं उत्पादन के संतुलन स्तर पर सामूहिक मांग में वृद्धि होने पर निम्नलिखित में से किस में वृद्धि होगी? तो ये तीनों में, आय में, उत्पादन में, रोजगार में, ऑप्शन नंबर डी, और उपयोग तो सभी। उपभोग फलन का विचार किसने प्रतिपादित किया? तो आपका किन्स ने किया था, जेम्स किन्स ने। उपभोग निर्भर करता, उपभोग किस पर निर्भर करेगा? बचत पर। बचत पर इसलिए बोला जाए सर जी जितना आप लोग कमाइएगा उसी प्रकार से ना खाइएगा। हाँ सर जी। निवेश के निर्धारक तत्व कौन है? तो निवेश के निर्धारक तत्व दोस्तों पूंजी की सीमांत क्षमता और ब्याज की दर, ऑप्शन नंबर ए, सी, बी दोनों, ठीक है। अब आगे देखिए, किन्स के रोजगार ने विनियोग से क्या क्या अभिप्राय है? तो इसका मतलब है कि वस्तु यानी कि वास्तविक विनियोग से, ठीक है। निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश है, वास्तविक निवेश अगर बात की जाए तो आपका भवन का निर्माण करना ये आपका वास्तविक निवेश है। विनियोग गुणांक का, ठीक है, विचार दिया है, तो ये दोस्तों आपका कौन दिया है? तो आपका मार्शल नहीं बल्कि आपका किन्स ने ही दिया है। गुणक और सीमांत उपभोक्ता प्रवृत्ति का संबंध है, तो ये आपका सीधा है, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों बोलता है कौन सा कथन सही है? तो आपको पता है क्या कि जो एमपीसी है एमएस के बराबर होगा, ठीक है। एमपीसी आपका एमपीएस के बराबर होगा, यानी कि बराबर नहीं, एमपीएस, ठीक है, एमपीएस और आपका एमएफपी आपका एक होगा प्लस की जाए तो या इसका योग, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान से इसके वित्तीय लेन देन संबंधित खाता कहलाती है? तो पूंजी खाता। विदेश से पूंजी निवेश आय है, तो ये आपका लेन देन यानी कि लेनदारी और देनदारी दोनों से। तो व्यापार शेष क्या है? व्यापार शेष क्या है? तो देश से वस्तुओं का निर्यात और देश वस्तुओं का आयात। भुगतान शेष के घटक कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर जो घटक हो जाएगा चालू खाते का भुगतान, पूंजी खाते का भुगतान, ऑप्शन नंबर सी। भुगतान शेष का चालू खाता देश व्यापारिक लेन देन को दर्शाता है, तो ये आपका कौन सा लेन देन को दर्शाता है? तो ये आप सभी को पता है कि आपका अल्पकालीन को लेन देन को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
इसका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि खुली तथा मुक्त अर्थव्यवस्था में विनिमय दर कौन निश्चित करता है? तो मांग और पूर्तिकर्ता। ऑप्शन नंबर सी। स्थिर विनिमय दर कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों ये आपका मौद्रिक अधिकारी करता है। और विनिमय जो है, ठीक है, विदेशी विनिमय दर से प्रभाव परिवर्तन क्यों आता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। तो दोस्तों यहाँ पर टोटल हम 300 MCQ क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। ठीक, आपको पता भी नहीं होगा इतना कम समय में 30 मिनट के